नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो ना सिर्फ भारत के इतिहास का एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा है, बल्कि आज भी कई बार न्यूज़ में चर्चा का विषय बनता है। खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान क्या है? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल बन गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के दंगे इससे कैसे जोड़ते हैं? और आज 2025 में ये मूवमेंट कहाँ खड़ा है? इस वीडियो में हम इसके हर पहलू को गहराई से देखेंगे। इसके हिस्टोरिकल रूट्स से लेकर पार्टीशन के टूटे वादों तक, गोल्डन टेम्पल के अटैक से लेकर एंटी सिख राइट्स तक, और मॉडर्न दुनिया में इसके नए रूप तक। तो चलिए एक ऐतिहासिक सफर पे निकलते हैं। खालिस्तान का मतलब है खालसा का देश, एक प्रस्तावित सिख राष्ट्र जहां सिख्स अपने रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी के साथ अपना राज्य करें। इसकी जड़ सिखिज्म के इतिहास में है, खासकर 1699 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, जिसका मंत्र था राज करेगा खालसा, खालसा अपना राज करेगा। ये विचार सिख पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का बुनियाद बना। 18th सेंचुरी में महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर ने पंजाब को एक पावरफुल स्टेट बनाया, जिसका कैपिटल लाहौर था। लेकिन 1849 में ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को हरा दिया और पंजाब उनके कंट्रोल में चला गया, जिससे सिख आइडेंटिटी को झटका लगा। 19th सेंचुरी के अंतिम में सिंह सभा मूवमेंट ने सिखिज्म को रिवाइव किया और एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी को मजबूत किया। 20th सेंचुरी के शुरू में, जब ब्रिटिश एम्पायर डिसॉल्व हो रहा था, सिख्स ने पहली बार एक सिख होमलैंड की डिमांड उठाई। 1930 में मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन ने पंजाब को मुस्लिम स्टेट बनाने की बात की, जिसे सिख्स ने अपने हिस्टोरिकल टेरिटरी पर कब्जा समझा। शिरोमणि अकाली दल ने इसके जवाब में सिख्स को हिंदुओं और मुस्लिम्स से अलग कम्युनिटी बनाने की बात की और खालिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में इमेजिन किया, जिसमें पटियाला के महाराजा का लीडरशिप होता। ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे सिख्स को आर्मी में रिक्रूट करना और उन्हें हिंदू रूलर्स के खिलाफ यूज करना ने सिख्स और हिंदुओं के बीच डिवाइड क्रिएट किया, जो इंडिपेंडेंस के बाद भी रहा। 1947 में भारत का पार्टीशन न सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिवीजन था, बल्कि सिख कम्युनिटी के लिए एक बड़ा इमोशनल और कल्चरल ट्रॉमा भी था। जब पंजाब दो हिस्सों में बांट गया, इंडिया और पाकिस्तान, तो सिख कम्युनिटी के दिल के दो टुकड़े हो गए। लाहौर, जो सिख एम्पायर का कैपिटल था, और ननकाना साहिब, गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस, पाकिस्तान में चला गया। अमृतसर, सिख्स का सबसे पवित्र शहर, इंडिया में रहा, लेकिन कई और रिलीजियस साइट्स पाकिस्तान में रह गए। सिख्स, जो पंजाब में मेजॉरिटी में थे, अब इंडिया में सिर्फ 2% पॉपुलेशन बन गए। पार्टीशन के दौरान कम्युनल वायलेंस ने लाखों लोगों की जान ली और सिख्स को अपने घर छोड़कर इंडिया में शरण लेनी पड़ी, और एस्टीमेट्स के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। सिख्स, हिंदूज और मुस्लिम्स सब इस वायलेंस के शिकार हुए, लेकिन सिख्स की छोटी पॉपुलेशन और बॉर्डर एरियाज में उनकी प्रेजेंस ने उन्हें ज्यादा वल्नरेबल बनाया। हजारों सिख्स ने वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब, इंडिया में माइग्रेट किया, जबकि मुस्लिम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। इस मास माइग्रेशन ने सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को डिसरप्ट किया। इससे एक इनसिक्योरिटी का एहसास पैदा हुआ। सिख लीडर्स ने पार्टीशन के पहले एक अलग सिख स्टेट, सिखिस्तान का प्रपोजल रखा था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। सिख्स ने अपने घर, जमीन और बिजनेस खो दी। इसके बावजूद सिख्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बड़ा योगदान दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि उनके डिमांड्स फॉर अ सेपरेट होमलैंड या ऑटोनॉमी को इग्नोर किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1966 में पंजाब का ट्राइफर्केशन, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ने सिख्स को लगा कि उनका हिस्टोरिकल लैंड और डिवाइड हो रहा है। पंजाबी सूबा मूवमेंट ने पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग की, लेकिन 1952 में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसे सप्रेस करने की बात कही। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 ने ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग उठाई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सेसेशनिस्ट माना, जो कॉन्फ्लिक्ट का सीड बना। 1970 और 1980 में खालिस्तान मूवमेंट ने एक नए रूप में जन्म लिया, जब पंजाब में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज और पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े।
ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब को प्रॉस्परस बनाया, लेकिन इसके बेनिफिट्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिससे रूरल सिख यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। इस दौरान जरनैल सिंह भिंडरांव वाले दमदमी टकसाल के हेड एक करिश्मेटिक लीडर के रूप में उभरे। उन्होंने ट्रेडिशनल सिखिज्म के रिवाइवल की बात की और इंडियन स्टेट के खिलाफ रेडिकल रिटॉरिक यूज किया। उन्होंने यूथ को मोबिलाइज किया, खासकर उन्हें जो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। 1982 में शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरांव वाले को गोल्डन टेम्पल में रहने का इन्विटेशन दिया ताकि वो अरेस्ट से बच सकें। यहां से उन्होंने अपने ऑपरेशंस चलाए, जिसमें वेपन्स और अम्यूनिशन स्टोर किए गए। इस दौरान सिख डायस्पोरा, खासकर कनाडा, यूके और यूएस में, ने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया। ग्रुप्स जैसे बब्बर खालसा और खालिस्तान कमांडो फोर्स ने वायलेंट अटैक्स शुरू किए, जैसे 1987 का लालरू मास्कर, जिसमें 32 हिंदू बस पैसेंजर्स मारे गए। ये मूवमेंट पीसफुल डिमांड्स से मिलिटेंट इंसर्जेंसी में बदल गया, जिससे पंजाब में एक डिकेड तक वायलेंस छाया रहा। जून 1984 में भारत के इतिहास का एक सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर लिखा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से जरनैल सिंह भिंडरांव वाले और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स को निकाला जाए। गोल्डन टेम्पल सिखिज्म का सबसे पवित्र स्थल उस वक्त भिंडरांव वाले का हेडक्वार्टर बन चुका था, जहां वेपन्स और अम्यूनिशन स्टोर किए गए थे। ऑपरेशन 1 जून से 10 जून 1984 तक चला और इसमें हैवी आर्टिलरी, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स का यूज हुआ। ऑन ऑपरेशन के दौरान गुरु अर्जन देव जी के मार्टरडम डे की वजह से हजारों पिलग्रिम्स टेम्पल में थे, जिससे सिविलियन कैजुअल्टीज बढ़ गए। ऑनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 493 लोग मारे गए, जिसमें 33 सोल्जर्स शामिल थे, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज का एस्टीमेट इससे कहीं ज्यादा है। भिंडरांव वाले 6 जून को मारा गया और अकाल तख्त, सिख अथॉरिटी का टेम्पोरल सीट, सीवियरली डैमेज हुआ। सिख्स ने इस ऑन ऑपरेशन को अपने फेथ और आइडेंटिटी पर अटैक माना। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसके पीछे थे। मित्रोखिन आर्काइव के मुताबिक सोवियत डिसइंफॉर्मेशन ने इंदिरा गांधी को ये बिलीव करवाया कि पाकिस्तान और यूएस खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिख कम्युनिटी में गुस्सा और एलियनेशन बढ़ाया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ने पंजाब को और वायलेंस की तरफ धकेला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को एक और ट्रेजेडी ने सिख कम्युनिटी को हिला दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने न्यू दिल्ली में असैसिनेट कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए। इसके तुरंत बाद 1 नवंबर से नॉर्थ इंडिया, खासकर दिल्ली में एंटी सिख राइट्स भड़क उठे। हिंदू मॉब्स ने सिख नेबरहुड्स को टारगेट किया, घर और दुकानें जलाईं और सिख्स को ब्रूटली मारा। ऑफिशियल एस्टीमेट्स के मुताबिक दिल्ली में 2800 और नेशन वाइड 3350 सिख्स मारे गए, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टीमेट 8000 से 17000 तक है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी एरियाज सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स जैसे सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी और ENSAF के मुताबिक ये राइट्स स्पॉन्टेनियस नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने इन्हें ऑर्गेनाइज किया, मॉब्स को गवर्नमेंट बसों में ट्रांसपोर्ट किया और पुलिस ने या तो इनएक्शन दिखाई या वायलेंस में पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 सिख्स दिल्ली से फ्ली कर गए और कई होमलेस हो गए। वीमेन पर सेक्सुअल वायलेंस के केसेस भी रिपोर्टेड हुए। जस्टिस के लिए डिकेड्स तक स्ट्रगल चला, देन डिफरेंट कमीशंस बनी, लेकिन परपेट्रेटर्स इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को पनिश करने में फेल्योर ने सिख कम्युनिटी में एलियनेशन को और बढ़ाया। ये राइट्स ने खालिस्तान मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, खासकर डायस्पोरा में। क्या खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये मूवमेंट सिख डायस्पोरा में जिंदा है, खासकर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा, जहां 2% पॉपुलेशन सिख है, इस मूवमेंट का एक मेजर हब है। ग्रुप्स जैसे सिख्स फॉर जस्टिस, SFJ, नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2021 में SFJ ने एक अपडेटेड खालिस्तान मैप रिलीज किया, जिसमें पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को नई ताकत दी है, खासकर 2019 के करतारपुर कॉरिडोर ओपनिंग के बाद, जो सिख पिलग्रिम्स के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को खोलता है। लेकिन पंजाब में 1980 से 1990 के वायलेंस के मेमोरी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने इस मूवमेंट का सपोर्ट कम किया है। 2024 के इंडियन इलेक्शंस में 2 प्रो खालिस्तान कैंडिडेट्स अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा ने पार्लियामेंट्री सीट्स जीती, लेकिन उनकी पार्टी SADA को ब्रॉडर सपोर्ट नहीं मिला। इंडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानी ग्रुप्स पर बैन लगाए हैं और कनाडा जैसे कंट्रीज के साथ डिप्लोमैटिक टेंशन्स बढ़े हैं, खासकर 2023 के हरदीप सिंह निज्जर किलिंग के बाद, जिसमें कनाडा ने इंडिया का हाथ बताया, लेकिन इंडिया ने इसे ऑब्जर्व्ड कहा। खालिस्तान मूवमेंट आज भी एक पोलराइजिंग टॉपिक है। एक तरफ सपोर्टर्स इसे सिख आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिंबल मानते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और क्रिटिक्स इसे सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट थ्रेट के रूप में देखते हैं। 2023 से 2025 के दौरान इंडिया कनाडा रिलेशंस में टेंशन्स बढ़े, जब कनाडियन PM जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की 2023 किलिंग में इंडिया का हाथ बताया, जिसे इंडिया ने ऑब्जर्व्ड कहा। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट भी एक इश्यू रहा है, जो रिपोर्टेडली 1970 से खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट देता रहा। पंजाब आज पीसफुल है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग इश्यूज जैसे सोशल प्रॉब्लम्स इस मूवमेंट को नई ऊर्जा दे सकते हैं। फ्यूचर में क्या ये मूवमेंट डायस्पोरा ड्रिवन रहेगा या पंजाब में नई शुरुआत होगी? ये सवाल खुले हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपने विचार शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ये था खालिस्तान मूवमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन। इसका इतिहास, संघर्ष और आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता देखी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सत श्री अकाल।